नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी है। विज्ञान के लगभग सभी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक या दो टॉपिक्स जो हमारे बाकी हैं इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम हमारी क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स या सवाल आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। कल की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी, ये जानकर काफ़ी खुशी हुई। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे बल और गति के नियम। गति के नियम और बल के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि बल क्या है। बल या जिसे कहा जाता है फोर्स, बल जिसे कहा जाता है। चलिए तो पहले इसके बारे में हम हमारे कॉमन एग्जांपल्स की मदद से जानने का प्रयास करते हैं कि बल किसे कहेंगे कि किसी भी चीज को हम खींच रहे हैं या धक्का लगा रहे हैं, इसका मतलब उस पर हम बल लगा रहे हैं। बल लगाने को हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु रखी हुई है और जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे किसी भी प्रकार का, तब तक वो वस्तु गतिमान नहीं होती है। कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो जब तक उस पर हम बल नहीं लगाएंगे तब तक उसमें गति उत्पन्न नहीं होती है। अब ये जो बल होते हैं, दो प्रकार के बल वातावरण में पाए जाते हैं जिन्हें हम हमारे आसपास देखते हैं। बल के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक तो है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। संतुलित या बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित या अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इनको एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। संतुलित और असंतुलित बल क्या बताते हैं। संतुलित बल का मतलब है बल का वह प्रकार, यानी कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उस पर दोनों ओर जब बल लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से बल लगाने पर, कि कोई वस्तु रखी हुई है कहीं पर, ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस पर यहाँ पर F1 बल लगाया जा रहा है और इस पर यहाँ से F2 बल लगाया जा रहा है। दोनों स्थितियों के अंदर अगर मान लीजिए कि इस बल का परिमाण यानी कि मात्रा बराबर है, तो वो वस्तु जो भी है, ये वस्तु m द्रव्यमान की, यह अपनी जगह से खिसकती नहीं है। खिसकती नहीं है इसका मतलब दोनों तरफ जो बल लगाया जा रहा है इस पर वो बिल्कुल बराबर है। और इस तरह का जो बल है उसे कहा जाता है असंतुलित बल। यानी कि अगर किसी वस्तु को हमें गति करानी है तो उसके लिए हमें कौन से बल की आवश्यकता होगी, असंतुलित बल की आवश्यकता होगी। अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाया जाएगा तो वह गति नहीं करेगी। तो किसी भी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उस पर असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। इसको एग्जांपल से समझें कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर एक तरफ F1 बल लगाया जा रहा है, एक तरफ F2 बल लगाया जा रहा है। F1 जो बल है इसका परिमाण F2 बल से अगर अधिक है तो यह वस्तु F1 की ओर खींच जाएगी और F2 अगर ज्यादा है तो F2 की तरफ खींच जाएगी या उसकी तरफ मुड़ जाएगी। इसका कॉमन एग्जांपल जैसे कि वो रस्सा कशी वाला खेल खेलते हैं, तो दोनों तरफ बच्चे रस्सी को खींचते हैं, जिस तरफ बल ज्यादा होता है सामने वाली टीम वाले बच्चे उसी तरफ आ जाते हैं और सामने वाली टीम हार जाती है। तो ये संतुलित और असंतुलित बल हमने समझ लिए। संतुलित बल जो जिसका परिमाण दोनों ओर बराबर होगा और जिसकी वजह से वस्तु गति नहीं करेगी। असंतुलित बल वह बल जिसमें एक बल का परिमाण दूसरी से अधिक होगा या एक का परिमाण दूसरे की तुलना में कम होगा, जिसके कारण वस्तु उसी ओर गतिमान होगी जिस ओर बल का परिमाण या बल की मात्रा ज्यादा लगाई जाएगी। तो ये तो हमने पढ़ा फोर्स या बल के बारे में। चलिए इस टॉपिक में अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़े बल के मात्रक के बारे में। बल या फोर्स जो है इसका मात्रक जो है इसका मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन या एन। सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, उन्हीं के सम्मान में बल का जो मात्रक है इसे न्यूटन कहा जाता है। एसआई पद्धति के अंदर, एसआई पद्धति में इसका मात्रक है न्यूटन। इसके बाद एक और पद्धति है जिसे कहा जाता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या है। सीजीएस पद्धति जो है ये नाम से इसको समझे कि ये जो सीजीएस पद्धति है इसके अंदर जो दूरी है वो सेंटीमीटर में नापी जाती है, वजन जो है वो ग्राम में नापा जाता है और समय जो है वो सेकंड में नापा जाता है। इसलिए इसको सीजीएस पद्धति कहा
जाता है। सीजीएस पद्धति के अंदर बल का जो मात्रक है इसे कहा जाता है डाइन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, और ये जो डाइन होता है 10⁵ डाइन जो है यह 1 न्यूटन के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए आपको कि 10⁵ डाइन 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बल के बारे में बता दी। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं गति के नियमों के बारे में कि ये जो बल है ये किस तरह, हमने ये पढ़ा कि बल वो शक्ति या वो सामर्थ्य जिसको लगाने से कोई भी वस्तु गतिमान हो जाती है, या कॉमन भाषा में कहें तो खींचने या धक्का लगाने को बल कहा जाता है, हम सीधी सी बात जब करते हैं। अब चलिए बल के बारे में आगे बात करते हैं और बल के से जुड़े हुए जो गति के नियम हैं उनके बारे में बात करते हैं। न्यूटन ने ये गति के जो तीनों नियम थे ये दिए, और उन्होंने जो नियम दिए, न्यूटन के द्वारा जो दिए गए नियम थे, न्यूटन ने गति के नियम दिए 3। एक एक करके हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो नियम है न्यूटन का उसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। चलिए एक कॉमन सी बात के बारे में विचार करते हैं कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम, मान लीजिए कि कोई वस्तु है कहीं पर रखी हुई है, तो क्या वो वस्तु हमारे बिना इच्छा के गतिमान हो सकती है? अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पत्थर किसी जगह पर रखा हुआ है तो वो कई 100 सालों तक भी वहीं रखा रह सकता है अगर हम उस पर कोई भारी बल नहीं लगाएं। तो जड़त्व का जो नियम है या न्यूटन का जो पहला नियम है ये ऐसे कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी गति की जो स्थिति है या अपनी जो स्थिति है उसमें गति का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन जो है उस स्थिति का विरोध करती है। यानी कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है, और अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता है। और इस नियम को कहा जाता है जड़त्व। जड़त्व जो है ये वह गुण है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व जो है यह वह बल है जो यह अपनी स्थिति में, जो भी वस्तु है स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो जड़त्व बल वह बल जो खुद की स्थिति में परिवर्तन नहीं होने देता, या जड़त्व के कारण ही जो वस्तु है वो अपनी स्थिति में स्थिर बनी रहती है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि कोई भी वस्तु मान लीजिए स्थिर है तब तो वो स्थिर रह सकती है, लेकिन मान लीजिए कि कोई बॉल है उसको हम धक्का देते हैं और वो आगे निकल जाती है, तो आगे जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण ये है कि जब हम किसी वस्तु को बल लगाकर और गतिमान करते हैं तो उस पर केवल हमारे द्वारा लगाया गया जो बल या फोर्स है वही कार्यरत नहीं होता। हम सभी के ऊपर, जो भी हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम सभी पर हर समय एक बल और कार्यरत रहता है जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, और दो सतह के बीच में, ये कोई दो सतह हैं, इनको जब एक सतह को दूसरी के ऊपर चलती हैं जब ये, तो इन दोनों के बीच में एक बल कार्यरत होता है जिसे कहा जाता है घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वह वस्तु इस फ्रिक्शन या घर्षण के कारण ही रुक जाती है। आगे चलते हैं, जड़त्व के नियम के बारे में बात करते हैं कि घर्षण बल के कारण वह वस्तु जिसको कि हमने असंतुलित बल लगाकर गतिमान किया था, इसके कारण वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। और जड़त्व का जो नियम है इसके बारे में हमने पढ़ा कि स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती कोई भी वस्तु, लेकिन फिर भी उस पर जब बल लगाएं और बल लगाने के बाद वो गतिमान हो जाए तो गतिमान तब तक वो रहना चाहेगी जब तक कि उस पर पुनः कोई बल नहीं लगाया जाएगा। अब चलिए, जड़त्व का जो नियम है ये किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व का जो नियम है यह निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर और उस असंतुलित बल पर जो कि उस वस्तु पर लगाया जाता है। देखिए, अब जड़त्व का नियम द्रव्यमान पर कैसे आधारित है कि कोई बॉल है उसको हम किक मारते हैं और थोड़ा सा बल लगाते ही वो काफी दूर चली जाती है, लेकिन अगर इसी जगह कोई बड़ा पत्थर रखा हो उसी बॉल के साइज का, तो क्या उतना ही बल लगाने पर वो पत्थर भी गतिमान हो जाएगा? नहीं होगा।
इस तरह और देखिए कि मान लीजिए कोई साइकिल चला रहे हैं आप और चलती हुई साइकिल है और मान लीजिए सामने से कोई साइकिल आ रही है तो हम पेशीय बल लगाकर उस साइकिल को रोक सकते हैं। लेकिन अगर उसी जगह कोई बस या ट्रक आ रहा है तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो सीधे सीधे ये निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान पर, कि कोई भी वस्तु जिसके अंदर जितना ज्यादा उसका वजन होगा या जितना ज्यादा उसमें द्रव्यमान होगा उसके जड़त्व का मान उतना ही अधिक होगा। यानी कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वस्तु में जितना ज्यादा जड़त्व होगा जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। इसीलिए जो हल्की वस्तु है उनको गति करना हमारे लिए आसान होता है और जो भारी वस्तु होती है उनको गति कराना हमारे लिए मुश्किल होता है। चलिए ये तो हुई जड़त्व और द्रव्यमान की बात। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि न्यूटन का जो पहला नियम है जड़त्व का नियम, इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। आपसे इसी तरह के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं कि कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। चलिए तो पहले नियम की बात करते हैं। पहले नियम जो है, जैसे कि कंबल है, कंबल को जब हम डंडे से पीटते हैं या झाड़ते हैं उसको, तो उसमें से बहुत सारे धूल के कण निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? जड़त्व का नियम, कि जो कंबल है उसको झटका देने पर या डंडे से पीटने पर धूल के जो कण निकलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कि जब कंबल में वो धूल के कण लगे हुए हैं आराम से, अपने जड़त्व के कारण वो वहां पर फिक्स है, लेकिन जब हम उन पर बल लगाते हैं डंडे की मदद से तो उनमें गति आ जाती है और इस कारण कंबल में से धूल के कण बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है कि पेड़ को हिलाने पर फलों का गिरना। देखिए कि पेड़ को जब हम हिलाते हैं, पके हुए फल हैं तो गिरना प्रारंभ कर देते हैं। होता यह है कि जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो फल अपने जड़त्व के कारण उसी स्थिति में रहते हैं, लेकिन जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ की स्थिति में परिवर्तन होता है, उनके सापेक्ष फल अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, वो उसी जगह रहता है और पेड़ के हिलने के कारण फल जो है वो इसी कारण जड़त्व के नियम के कारण ही नीचे गिर जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखिए कि चलती गाड़ी रुकी हुई गाड़ी के ये भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है कि गाड़ी रुकी हुई है, हम उसमें बैठे हुए हैं, नॉर्मल बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है वैसे ही हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी जड़त्व का नियम है कि जब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम जड़त्व की स्थिति में हैं, हम अपनी जगह पर फिक्स बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है तो गाड़ी तो गतिशील हो जाती है, लेकिन हमारा शरीर अभी भी उस गति के साथ बैलेंस नहीं हुआ है। तो हम जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है वैसे ही हमें पीछे धक्का क्यों लगता है? कि गाड़ी तो आगे चल जाती है लेकिन हमारा शरीर जड़त्व के कारण उसी स्थिति पर है जिस पर पहले था, और इसी कारण गाड़ी के स्टार्ट होते ही हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। और एग्जांपल देखिए कि चलती हुई गाड़ी जब रुक जाती है चलती हुई गाड़ी के रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना, इसके पीछे भी जड़त्व का नियम है कि गाड़ी जब चल रही है तो हम उसके साथ साथ गतिमान हैं, लेकिन अचानक जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है वैसे ही गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन हम अभी भी गतिमान स्थिति में रहते हैं। कि स्थिर है तो स्थिर ही रहेंगे, वो ये स्थिति हो गई, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेंगे, वो ये स्थिति हो गई। और जैसे ही गाड़ी रुक जाती है वैसे ही हम, क्योंकि गतिमान है अभी भी, और इस कारण गाड़ी के रुकते ही हमें आगे की ओर धक्का लगता है। और इसका एग्जांपल देखिए, ये ग्लास ले लें जैसे हम, और उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड को रख देते हैं और इसके ऊपर एक सिक्का रखते हैं, और तेज गति से इस पोस्ट कार्ड पर जब हम मारते हैं तो पोस्ट कार्ड तो निकल जाता है और सिक्का इस ग्लास के अंदर आ जाता है। ये जो एग्जाम्पल है
यह भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है। इसमें भी वही सिंपल बात है कि एक ग्लास लिया आपने, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड को रखा, एक सिक्के को रखा। जब आप उस कार्डबोर्ड को मारते हैं तो कार्डबोर्ड तो गति कर लेता है, लेकिन कार्डबोर्ड के ऊपर जो सिक्का रखा है वो अपने जड़त्व के कारण उसी स्थिति में रहता है जिसमें कि वो पहले था, और कार्डबोर्ड गति कर जाता है और वो सिक्का जो है वो नीचे अपनी स्थिति के कारण नीचे आकर गिर जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड की जो गोटियां होती हैं उनको एक के ऊपर एक रख के जब हम ढेर बना लें और जब हम उनको स्ट्राइकर से मारते हैं तो सबसे नीचे वाली गोटी जिस पर कि हम स्ट्राइकर से प्रहार करते हैं केवल वो ही निकलती है और बाकी सारी वापस है जैसे कि जैसे जम जाती हैं। यह भी जड़त्व के नियम के कारण ही है कि जब हम उस पर एक गोटी पर मारते हैं तो गति केवल, स्थिति में परिवर्तन केवल उसी के अंदर होता है, बाकी सब अपने जड़त्व के कारण उसी स्थिति में रहने का प्रयास करती हैं जिसमें पहले थी, और वो जो ढेर है वो वापस अपनी पहले वाली स्थिति में बीच की जगह खाली होने के कारण कैरम बोर्ड पर आकर जम जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम। इसके जो एग्जाम्पल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी होने चाहिए, और याद नहीं भी है तो कम से कम ध्यान होने आवश्यक है। चलिए अब आगे बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की। दूसरा नियम जो कि संवेग पर आधारित है। संवेग, अब सबसे पहले हम ये समझें कि ये संवेग है क्या। तो देखिए कि एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें कि वस्तु का जो संवेग है, कि किसी भी वस्तु में जो संवेग है इसको हम लिखते हैं P = m × v। चलिए एक बात करते हैं कि मान लीजिए कोई छोटी बॉल है प्लास्टिक की, अगर वो कोई हमको फेंक कर मारे तो उससे जो लगने वाली चोट है वो कम होगी। किसके बनस्पत कि अगर कोई लेदर या भारी बॉल है और उससे हमको उसी वेग से गति कराकर मारा जाए तो चोट ज्यादा कब लगेगी, जब भारी बॉल से हमको मारा जाएगा या चोट लगेगी। तो इसका मतलब यह है। इसी तरह और एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है या मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो खड़ी हुई है और हम जाकर उससे टकरा जाते हैं तो हमें ज्यादा चोट नहीं आएगी क्योंकि गाड़ी स्थिर अवस्था में। लेकिन इसी स्थिति की अपोजिट स्थिति की अगर हम बात करें तो अगर वो गाड़ी गतिमान है और हम जाकर हमसे आकर वो टकरा जाती है तो चोट उस स्थिति में हमें ज्यादा लगेगी जबकि गाड़ी गतिमान है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वस्तु में जो संवेग है वो इसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि ज्यादा चोट कब लगेगी, जब वस्तु का द्रव्यमान भी ज्यादा हो और चोट भी वेग भी ज्यादा हो। तो वस्तु का जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है जिसे संवेग का नियम भी कहा जाता है। और ये जो P है इसे मोमेंटम कहा जाता है, और ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब ये जो संवेग है इसको कुछ इकाइयों के अंदर लिखा जाता है। संवेग जो है इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संवेग का मात्रक है तो आपको याद होना चाहिए। देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कैसे है कि द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में, और वेग क्या है, वेग स्थिति में परिवर्तन की दर। तो वेग बराबर वेग स्थिति में परिवर्तन की दर की कितने मीटर हम चल रहे हैं और कितने समय में चल रहे हैं, इसलिए इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया संवेग। चलिए अब इस पर आधारित जो न्यूटन का, इसी पर आधारित जो आगे इस नियम में बात है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो संवेग है ये वस्तु के अंदर लगाए गए बल को ज्ञात करने में हमारी सहायता करता है। देखिए कैसे कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है, कि किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाने पर जो वस्तु है उसके द्रव्यमान के अनुसार उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। हल्की वस्तु है तो उसका वेग बढ़ जाता है और भारी वस्तु है तो उसका वेग हल्की की तुलना में कम होता है। और इस आधार पर हम न्यूटन का जो दूसरा नियम है बल, उसको ज्ञात करते हैं कि F बराबर होता है m और a। यहां से अब हम इसको संवेग से किस तरह जोड़ें कि वस्तु का m तो हो गया द्रव्यमान और a जो होता है इसे कहा जाता है त्वरण। त्वरण क्या है, त्वरण है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर जो है इसे त्वरण कहा जाता है।
संवेग जो है ये इससे कैसे जुड़ा हुआ है कि संवेग है वस्तु के द्रव्यमान और वेग के समानुपाती। यहां से अगर हम बात करें तो अगर इस वेग में हम परिवर्तन कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वेग में समय के अनुसार जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होगा? त्वरण के बराबर होगा। और यहां से जब हम लिखें कि संवेग और फोर्स की जब हम बात करें तो ये है m इंटू वी और ये है m इंटू ए, और वेग में जो परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर है? a के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु पर जो लगाया गया बल है वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन का नियम। यहां से हम बल की जो यूनिट है उसको निकाल लेते हैं। बल की जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग जो था इसमें परिवर्तन की दर, वेग मीटर प्रति सेकंड और परिवर्तन की दर एक और समय इसके साथ जुड़ जाएगा और इस कारण ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो हुई इसकी इकाई, और इसको नापने का एक मात्रक और है कि बल जो है इसको नापने के लिए इकाई काम में ली जाती है न्यूटन या एम। ये हुआ न्यूटन का दूसरा नियम, संवेग और बल जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। यहां से अगर हम बात करें संवेग की तो मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु है जब शुरू में उसका वेग जो है वो u है और कुछ समय के बाद उसका वेग जो है वो v हो जाता है। तो इस वस्तु के जब हम संवेग की बात करें m इंटू वी, यहां से जब हम v की वैल्यू निकालें तो वेग में जो परिवर्तन की दर है वो कितनी हो जाएगी? v माइनस यू, कि पहले वस्तु का वेग u था बाद में v हो गया, तो जितना वेग इसका चेंज हो गया वो और नीचे t, ये हो गया संवेग में परिवर्तन। चलिए अब ये जो न्यूटन का दूसरा नियम है इसके कुछ एग्जांपल्स को समझने का हम प्रयास करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। चलिए सेकंड जो लॉ है, पहली बात तो ये सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला एग्जांपल है कि क्रिकेट में जब खिलाड़ी बॉल को पकड़ता है तो बॉल को वो सीधे नहीं पकड़कर और हाथ को इस तरह से करता है। इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो फोर्स है बल, ये संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। तो जब क्रिकेटर या विकेट जो बॉल को कैच करने वाला क्रिकेटर है वो बॉल को जब पकड़ता है तो जब सीधे वो बॉल को पकड़ेगा तो उसके हाथ में चोट लगने की संभावना होगी, इसलिए जब वो बॉल को पकड़ता है तो वो हाथों को पीछे ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समय बढ़ जाता है। समय बढ़ने के कारण उसे बल कम लगाना पड़ता है और उसके हाथ पर चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। तो क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर द्वारा बॉल को कैच करते समय हाथों को पीछे ले जाना, इसके बाद है कि सीट बेल्ट जो हम लगाते हैं। अब वैसे तो नियम है सीट बेल्ट लगानी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो जब गाड़ी अचानक से ब्रेक लगते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं, तो अगर सीट बेल्ट लगाई हुई नहीं है तो हम फटाफट से आगे की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से चोट जो आगे बैठे हैं उनको भी लगेगी, या अगर हम आगे बैठे तो उस कांच से टकराने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन जब हमने सीट बेल्ट को लगा रखा है तो क्योंकि सीट बेल्ट हमें रोक लेगी, जिसकी वजह से जो हमारा संवेग है वो कम हो जाएगा, समय हमें ज्यादा लगेगा और फोर्स जो हमारे द्वारा लगाया जाएगा सामने वाली वस्तु पर उसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए सीट बेल्ट लगाने से जो चोट लगने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल थर्ड देखिए कि बालू में कि वो खिलाड़ी जो लॉन्ग जंप वगैरह में खेलते हैं, लॉन्ग जंप वगैरह जब होती हैं तो खिलाड़ी जो होते हैं उनको कूदने के लिए जब वो दौड़कर आते हैं तो कूदने के लिए या तो मिट्टी और या कोई गद्दा उसके ऊपर वो कूदते हैं, जिसके पीछे क्या कारण होता है कि मिट्टी में या गद्दे पर जब वो कूदते हैं तो उनके पैर उसमें धंस जाते हैं, जिसकी वजह से समय जो है वो बढ़ जाता है और उनको चोट लगने की जो दर है वो कम हो जाती है।
मुख्य एग्जाम्पल इसके यही थे। सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल एग्जाम्स में पूछा जाता है वो यही है कि क्रिकेटर के द्वारा बॉल को कैच करते समय जो हाथ है उनको पीछे क्यों ले जाया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल यही है कि संवेग को कम करने के लिए, ताकि फोर्स जो है वो कम लगे या हाथों में चोट ना लगे। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अब हमने देखा कि संवेग जो है वो होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी के बराबर, कि वेग में जो परिवर्तन की दर है उसका और द्रव्यमान का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, संवेग के बराबर है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, वस्तु पर 2 सेकंड के लिए हम कोई बल लगाते हैं, कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जिस पर 2 सेकंड के लिए बल लगाया जाता है, और इसकी जो स्थिति है या इसकी जो स्पीड है वो पहले तो थी मान लीजिए कि 3 मीटर प्रति सेकंड और बाद में हो जाती है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके द्वारा जो लगाया गया बल है, भाई संवेग और बल बराबर है, तो संवेग इसके द्वारा जो लगाया गया बल है उसकी गणना करते हैं। तो बल की गणना करने के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं हम। एम की जगह देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना है 5, लगाया गया बल v माइनस यू, v यानी बाद वाला वेग कितना है 7 मीटर प्रति सेकंड, पहले वाला वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, कितने देर के लिए बल लगाया गया 2 सेकंड के लिए। सॉल्व कर दें इसको, 5 गुना 7 में से 3 गए 4/2, 10 न्यूटन बल जो है वो इस वस्तु पर लगाया गया। तो द्रव्यमान और जो बल है और जो संवेग है एक दूसरे के समानुपाती हो गई, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की जो दर है और उसका जो गुणनफल है द्रव्यमान के साथ वो किसके बराबर है, वस्तु के लगाए गए फोर्स के बराबर है, इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होगी। अब यहाँ क्योंकि हम समय से भाग लगा रहे हैं तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन, इसकी वजह से किसके बराबर हो गया, लगाए गए फोर्स के समानुपाती हो जाता है। चलिए अब न्यूटन के अंतिम और तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम, इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन और रिएक्शन का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु किसी वस्तु के ऊपर जब बल लगाती है तो बदले में जिस वस्तु पर बल लगाया जाता है वह भी उस वस्तु पर उतनी ही मात्रा में बल आरोपित करती है, और इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इससे जुड़े जो एग्जांपल्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे कॉमन और इजीएस्ट एग्जांपल इसका ये है कि जब हम बॉल को फेंकते हैं जमीन पर, वापस वो हमारी तरफ आती है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बॉल को हम दीवार पर मारते हैं, दीवार से वापस वो लौट कर हमारी तरफ आती है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और आगे देखिए बात करते हैं कि जब हम तैरते हैं, जब हम तैरते हैं तो हाथों को और पैरों को आगे की तरफ धकेलते हैं, पानी को जो है हम पीछे की तरफ धकेलते हैं, और वो पानी जो है वो हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे हाथ और पैर जो है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और बदले में वो पानी प्रतिक्रिया करता है और हमें आगे की तरफ धकेलता है। और इसका कॉमन एग्जाम्पल देखिए कि बंदूक से जब गोली का चलना, कि बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो उसमें काफी सारी गतिज ऊर्जा होती है। अब बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो गोली जो है आगे की तरफ जाती है, और जब वो इतनी स्पीड से आगे की तरफ निकलती है तो बराबर स्पीड का बल जो है वो पीछे की तरफ लगाती है, और इसीलिए अगर सावधानी से खड़े ना हो तो गोली चलाते समय जो व्यक्ति है वो गिर भी सकता है। इसीलिए उसको बंदूक को पकड़ कर रखना पड़ता है ताकि जो बल है उससे चोट ना पहुंचे या लगे नहीं। नाव से उतरते समय, कि नाव से जब हम उतरते हैं तो नाव से उतरते समय जब हम पैर नीचे रखते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं और नाव जो है वो अंदर पानी के अंदर धंस जाती है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और देखिए कि ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर चोट लगना, कि थोड़ी सी ऊंचाई से गिर जाए तो इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन जब हम ज्यादा ऊंचाई से गिरते हैं
तो लगी हुई चोट ज्यादा गंभीर होती है। उसके पीछे भी यही कारण है कि जितना ज्यादा फोर्स हम उस सतह पर लगाएंगे जिस पर कि हम गिरे हैं, उतनी ही ज्यादा फोर्स वो सतह भी हमारे ऊपर लगाएगी, जिसके कारण ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर चोट अधिक लगती है। और इसका एग्जाम्पल देखिए कि रॉकेट जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उनके द्वारा अर्थ की सरफेस पर वो जो ईंधन जलता है उससे बहुत ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लगाया जाता है और बदले में वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो रॉकेट का जो प्रक्षेपास, रॉकेट को जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वो भी न्यूटन के तीसरे नियम पर ही डिपेंड होता है। ये जो टॉपिक है इसमें हमारे जो काम की चीजें हैं वो मेनली यही है कि हमें ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो पहले, दूसरे या न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इसके अलावा एक नियम जो और है हमारा, वो और है जिसे कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम। चलिए इसको और पढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब कोई दो वस्तुएं टकराती हैं, टकराने से क्या होगा, मान लीजिए दोनों वस्तुएं गतिशील हैं, एक को बल लगाकर हम दूसरी की तरफ भेजते हैं, दोनों टकराते हैं, तो टक्कर लगने के पहले और टक्कर लगने के पश्चात उनके अंदर जो संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बॉल, दो बॉल रखी हुई है, एक बॉल को जब आपने टक्कर मारी दूसरी बॉल की तरफ, तो दोनों बॉल गतिशील हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा गतिशील रहती हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों रुक जाती हैं। तो पहले भी दोनों रुकी हुई थी और बाद में भी दोनों रुक जाते हैं, यानी कि कुल जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। इसको एक कॉमन एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि कोई दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। शुरू में ये दोनों स्थिर अवस्था में है। इसका वेग मान लीजिए कि ये कोई दो वस्तुएं A और B, या दो बॉल मान लीजिए कि दो बॉल हैं A और B, एक का द्रव्यमान है m1 और एक का द्रव्यमान है m2, या m A और B लिख रहे हैं तो m A और m B मान लेते हैं हम। इसका द्रव्यमान m A और इसका द्रव्यमान जो है वो m B मान लेते हैं। ये A और ये B, इसका द्रव्यमान हो गया m A और इसका द्रव्यमान हो गया m B। अब स्थिर अवस्था में जब ये हैं तो इसकी जो स्पीड है वो UA और इसकी स्पीड UB। अब मान लीजिए इन दोनों बॉलों में आपस में टक्कर होती है, दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। टक्कर के बाद ये जो पहली MA है और ये MB है, मान लीजिए इसका वेग हो जाता है VA और इसका वेग हो जाता है VB। अब होता क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि संवेग संरक्षित रहता है, तो जब ये वस्तु A वस्तु B पर बल लगाएगी तो B वस्तु भी तो A पर बल लगाएगी, यानी कि इनके द्वारा F जो बल है A से B की तरफ वो बराबर होगा किसके, B से A की तरफ। लेकिन होगा क्या कि जब हम बॉल को यहां से और उस तरफ फेंकेंगे तो वो जो बल लगेगा वो उधर से इस तरफ होगा, यानी कि दोनों बल जो होंगे वो होंगे तो बराबर लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। यानी कि A से B पर लगाया गया बल और B से A पर लगाया गया जो बल है वो होंगे तो बराबर, लेकिन इनकी जो दिशा होगी उसमें अंतर होगा। अब संवेग के अनुसार जब हम इनके बल को लिखें तो दोनों वस्तुओं के द्वारा जो लगाया गया बल है उसको संवेग के अनुसार लिखते हैं और आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि AF या जो संवेग में परिवर्तन की दर है बल लगाने पर A से B की तरफ ये हो जाएगी MA VA माइनस UA अपॉन T। यही होगी कि M जो है A से B की तरफ जो बल लगेगा वो A से लगेगा, इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर MV माइनस U अपॉन T, और B से जो A की तरफ बल लगेगा वो हो जाएगा MB VB माइनस UB अपॉन T। क्लियर? आगे देखिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोनों तरफ T बराबर है, इनको ब्रैकेट को खोल देते हैं। ये हो गया MAVA माइनस MAUA। देखिए M को V से मल्टीप्लाई किया और यहाँ M को U से मल्टीप्लाई किया, बराबर माइनस MBVB और माइनस प्लस MBUB। दोबारा देख लीजिए, MA को VA से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन MA और UA लिख दिया, माइनस के MB VB मल्टीप्लाई हो गए और माइनस प्लस
एम बी को यूबी से मल्टीप्लाई किया, यूबी। अब क्या करना है कि जो ऋणात्मक चिन्ह है उनको धनात्मक चिन्हों में बदल दें। तो देखिए एम ए और वी ए तो यहाँ धनात्मक है कि टक्कर के पश्चात वेग हो जाएगा v और टक्कर के पहले रहेगा u, तो पश्चात और पहले, तो यहाँ पर वी ए हो गया, ये यहाँ ऋणात्मक है, इसको इधर ले आते हैं, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी वी बी बराबर, ये यहीं पर है, ये माइनस से इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा तो एम ए वी ए हो गया, एम बी वी बी ये इधर आ गया, और एम बी यू बी इधर है ही, और एम ए यू ए, सॉरी यहाँ ए हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा, देखिए तो एम ए और एम और ए, एम और वी, और एम और वी यहाँ पर है, यहाँ ए और बी, यानी कि टक्कर के पश्चात संवेग हो गया ए और बी का टोटल, और ये हो गया टक्कर के पहले का यू, यानी पहले वाली गति। तो ये हमें ये बता रही है कि टक्कर के बाद का जो संवेग है वो टक्कर के पहले के संवेग के बराबर है, ये हो गया टक्कर के बाद का संवेग जो कि एम और वी के बराबर है, और टक्कर के पहले क्योंकि स्पीड यू थी तो ये टक्कर के पहले का संवेग हो गया। और इससे ये सिद्ध होता है कि जब दो वस्तुओं में आपस में टक्कर होती है तो संवेग जो टक्कर के पहले और टक्कर के पश्चात उनका संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो ये बाद वाला संवेग हो गया दोनों वस्तुओं का ए और बी का, और ये पहले वाला हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि वस्तुओं की पहले टक्कर से पहले और टक्कर के बाद इनका जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल हमने इसका देख ही लिया कि जैसे दो बॉलों को जब टकराया जाता है तो टक्कर के पहले भी वो विराम अवस्था में थी, और टकराने के बाद दोनों थोड़ी देर गतिशील होती हैं और बाद में जाकर वो विराम अवस्था में आ जाती हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही है। जो भी हमारे काम के टॉपिक्स थे लगभग सभी कंप्लीट हो गए हैं, एक या दो टॉपिक्स और बाकी हैं जिनको हम जल्दी पूरा कर लेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।